हेलो फाइटर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं जानती हूँ आप सभी मेहनत तो काफी समय से कर रहे हैं। अब समय आ गया है हमारी इस मेहनत को फाइनल टच देने का। देखो, पढ़ते तो सब लोग हैं, पर कुछ डिफरेंस तो होता है। सभी लोग 360 ऑन 360 तो नहीं लेकर आते। तो जो बच्चे 360 ऑन 360 बायो में लेकर आते हैं, तो क्या कुछ अलग पढ़ते हैं? किसी दूसरी बुक में से पढ़ते हैं? या फिर बस उनकी और हमारी स्ट्रैटेजी में अंतर होता है? देखो, पढ़ते तो सब एनसीईआरटी ही है, बस फर्क आता है कि वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या है, वो विद इन द लाइंस पढ़ते हैं या फिर हमारी तरह सिर्फ ऊपर ऊपर रीड कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है, ये लाइन तो हमारी बुक में दी नहीं हुई थी। तो आज से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिससे हमारे दिमाग में उस बुक की लाइंस एकदम फिट हो जाए और हम समझ जाएं कि इस लाइन से हमारे आगे फ्रेम होने वाले क्वेश्चंस कौन से होंगे। तो आइए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रैपिड रिवीजन सेशन, जो हमने स्पेशली डिजाइन किया है हमारे फाइटर्स के लिए। चलिए, तो अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, जूलॉजी वाले पोर्शन से। चलिए, तो इसमें फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ है हमारे चैप्टर में, वो क्या दिया हुआ है? व्हेन यू लुक अराउंड, जब हम हमारे आसपास में देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। जब हम हमारे आसपास में देखते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, सब हमको देखने को मिलते हैं। सब एक जैसे ही दिखते हैं क्या? नहीं, सबके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। हाँ, दिखने में अगर तुम देखोगे तो चौपाए सब होते हैं, चार पैर सबके होते हैं, पर कुछ तो अंतर है ना सब में। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हम देखते हैं हमारे आसपास में, सबके डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स होते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? एज ओवर मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। हमें ये पता है कि अब तक मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो हैं उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। अब मिलियन ऑफ स्पीशीज अगर हमने डिस्कवर कर ली है, तो क्या तुम सबको याद करने बैठोगे क्या? नहीं। कौन सा एनिमल किस किंगडम में आ रहा है, किस फाइलम में आ रहा है, कौन सी क्लास है, किसके साथ सिमिलर है, किसके साथ डिसिमिलर है, ये सब भी तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत होती है? उसके लिए हमें जरूरत होती है, वी नीड अ क्लासिफिकेशन फॉर दैट। हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। इसको अंडरलाइन कर लो। क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? क्लासिफिकेशन हमको हेल्प किस में करता है? क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है इन असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजीशन। किसमें हेल्प कर रहा है ये? जो नई डिस्कवर्ड स्पीशीज होती है, उस नई डिस्कवर्ड स्पीशीज को एक सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन करने में, एक सिस्टमैटिक पोजीशन में, सिस्टमैटिक जगह पर रखने में वो हमको हेल्प करता है। ठीक, तो इस पैराग्राफ में से तुमको ये याद रखना है कि क्लासिफिकेशन की मदद से हम कोई भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज या जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज होती है, उसको हम एक सिस्टमैटिक पोजीशन में, सिस्टमैटिक जगह पर उसको हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है इसमें से, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन। चलो आगे चलते हैं, अब अपन दूसरी वाली पैराग्राफ आ गई, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? हमने पिछले वाला जो पैराग्राफ था उसमें ये तो देख लिया कि मिलियन ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब हो गई है, डिस्कवर हो गई है। मिलियन ऑफ स्पीशीज को अगर हमको स्टडी करना है, उसके लिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत है। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखें? किस आधार पर हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टेप बाय स्टेप उसको हम अलग अलग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब हमको ये पता है कि अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं, उन एनिमल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, मालूम है भैया हमको, पहले भी देख लिया है हमने ये। ठीक है, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स। कैसे फीचर्स है? फंडामेंटल फीचर्स। कुछ ऐसे फीचर्स हैं
which are common to various individuals in relation to the arrangement of cell। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पर तुम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर तुम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्या याद रखना है इसमें, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, पर वो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी शो करते हैं और कहीं ना कहीं डिसिमिलैरिटी को भी शो करते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अगर हमको क्लासिफाई करना है तो उसके लिए अपने को एक बेसिस रखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का। क्या रखना पड़ेगा अपने को, बेसिस रखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का। देखो सिंपल चीजें हैं, इसको अपन फटाफट कवर करेंगे, जहां अपने को ज्यादा याद करने की जरूरत है वहां पर मैं तुमको समय ज्यादा दूंगी, रीड करने का भी समय दूंगी, ठीक है। चलो, तो जिस बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो बेसिस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म में सेल का अरेंजमेंट क्या है, क्या सेल बिखरे हुए पड़े हैं या फिर सेल एग्रीगेट के फॉर्म में है, सेल एक साथ जुड़कर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यूज एक साथ मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, या ऑर्गन एक साथ मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ये मतलब है इसका। तुम पढ़ते हो ना 10th क्लास में कि सबसे छोटी यूनिट है सेल, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, वो होता है ऑर्गन। टिश्यूज से मिलकर बनते, सॉरी, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो किस ऑर्गेनिज्म में अरेंजमेंट सेल का कैसा है, सिर्फ सेल है या सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिया, या टिश्यू से ऑर्गन बन गए, या ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया, ये देखना है अपने को, ठीक। इसको बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ सेल। फिर ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री कैसी है, बीच में से कट करोगे तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे कि नहीं, ठीक है, या फिर किसी भी प्लेन से अगर उसको कट कर दोगे तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसको अपन बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। जैसे हमारी बॉडी में ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल कट अगर लगाएं तो हमारी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। तो पहला बेसिस क्या है, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, याद करो, पहला बेसिस क्या है, सेल का अरेंजमेंट। दूसरा बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन का, बॉडी सिमेट्री। तीसरा बेसिस क्या है, नेचर ऑफ सीलोम, ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी है कि नहीं है। फिर चौथा बेसिस क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है कि क्लोज है। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ऑर्गेनिज्म मोनोशियस है कि डायोशियस है। ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल हो रहा है कि सेक्सुअल हो रहा है। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, ये आएंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो ये है कुछ हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बोलो मेरे साथ में, क्या क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, अरेंजमेंट ऑफ सेल है, बॉडी सिमेट्री है, नेचर ऑफ सीलोम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे बेसिस पर हमको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, ठीक। दीज फीचर्स आर यूज्ड as the basis of animal classification and some of them are discussed here। इन फीचर्स को हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो इतना तो याद हो गया हमको, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते फटाफट। हाँ, सबसे पहले आ गए अपन, किस पे आ गए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब याद करो, सबसे पहला लेवल मैंने क्या बताया था, मैंने तुमको बताया था सेल्यूलर लेवल। इस सेल्यूलर लेवल को एक नाम और देते हैं, सेल एग्रीगेट। क्या नाम दिया जाता है इसको, सेल एग्रीगेट। या तो सेल्यूलर लेवल बोलो या फिर क्या बोलोगे, सेल एग्रीगेट, ठीक। चलो, दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर, ये तो हमको मालूम है। किंगडम एनिमेलिया के सारे मेंबर्स कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है। एक चीज और याद कर लो, किंगडम एनिमेलिया के सारे मेंबर्स कैसे हैं, यूकेरियोटिक है, ठीक है। एक तो यूकेरियोटिक है और मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है।
तो किंगडम एनिमेलिया के सारे एनिमल्स कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सब में सेल के ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसा पैटर्न नहीं है। मतलब सब में ऑर्गेन्स नहीं है, सब में ऑर्गेन सिस्टम नहीं है, सब में हो सकता है टिश्यू भी नहीं हो। ठीक है, देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि एनिमल किंगडम में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्युलर है, यूकेरियोटिक है। पर अंतर क्या है? सब में सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं है। सब में सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं है। दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। दिमाग में बैठा लो उसको, ठीक है। तो सब ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्युलर है, दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब में सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल याद करना है, इंपॉर्टेंट है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregate. That is, they exhibit cellular level of organization. Sponges में क्या होता है? Cellular level of organization. सेल किस तरीके से अरेंज्ड है? सेल अरेंज्ड है लूज सेल एग्रीगेट में। कैसे अरेंज है ये? लूज सेल एग्रीगेट में सेल अरेंज होते हैं। और सेल्यूलर लेवल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें? स्पॉन्जेस। क्या एग्जाम्पल आ गया इसमें? स्पॉन्जेस। ठीक है, अब इसमें हमको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, लूज सेल एग्रीगेट का मतलब हमने बोल दिया ऐसा, ये हो गया हमारा लूज सेल एग्रीगेट। ये जो लूज सेल एग्रीगेट से ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, इस ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स कुछ फंक्शन कर रहे होंगे, ये सेल एक फंक्शन कर रहे हैं, ये सेल कुछ और फंक्शन कर रहे हैं, ये एग्रीगेट ऑफ सेल कुछ और फंक्शन कर रहा है। ठीक, मतलब दे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है इसमें? डिवीजन ऑफ लेबर। सम डिविजन्स ऑफ लेबर ऑकर अमंग दी सेल्स। इन सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मतलब स्पॉन्जेस जो है वो सेल के गुच्छे से, सेल के ग्रुप से बना हुआ है। लूज सेल एग्रीगेट है, सेल का एक गुच्छा है जिसमें सेल्स ऐसे पैक्ड नहीं है, ना ही बहुत दूर दूर है। लूज सेल एग्रीगेट है, सेल आपस में ऐसे है, प्रेजेंट है, कोई डिफाइंड शेप नहीं है उनका। ठीक है, लूज सेल एग्रीगेट है। पर जो सेल्स हैं वो सारे सेल्स कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं। दे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या याद करना है अपने को? द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें है? स्पॉन्जेस में। किसमें है? पॉरीफेरा में। किसमें है? स्पॉन्जेस में, पॉरीफेरा में। ठीक है, और इन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक, चलो अब सेकंड वाला देखते हैं अपन। ये फर्स्ट देख लिया, सेकंड वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसमें होता है? सीलेंट्रेटा में। किसमें होता है ये? सीलेंट्रेटा में। ठीक है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? टीनोफोरा में। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, तो इन सीलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सीलेंट्रेटा में सेल का अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Here the cells performing the same function are arranged into the tissue। ये तो 10th क्लास में पढ़ते हो। जो सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो उन ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल देते हो तुम? टिश्यू। तो जब सेल्स मिलकर एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे तब तुम उसको बोल दोगे टिश्यू। और सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दो एग्जाम्पल हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम सीलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, तो सेल एग्रीगेट किसमें है? स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल किसमें है? सीलेंट्रेटा और सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट वाला। अब इसके अलावा और भी कुछ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें है? प्लेटी-हेल्मिन्थ में होता है। फिर इसके बाद में आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये आते हैं फ्रॉम एसके हेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा। कहाँ तक आते हैं ये? एसके हेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक, ठीक है। तो स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटी-हेल्मिन्थीज। सीधा सा मतलब है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी-हेल्मिन्थीज में और हायर फाइला में, यानी कि और जो हायर फाइलम्स है उनमें देखा जाता है, ठीक है। और जब ये ऑर्गन्स वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म दी ऑर्गन, जहां पर टिश्यूज ने ग्रुप कर लिया और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। सॉरी ये डबल आ गया है इस पे, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अपन। चलो, a still higher level of organization that is organ level is exhibited by the members of platyhelminthes। तो हमने ये देख लिया यहाँ पर कि ऑर्गन लेवल जो है ये कौन बताता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन दी प्लेटी-हेल्मिन्थ, ठीक है। एंड अदर हायर फाइला, जहां पर टिश्यूज ग्रुप हो जाते हैं और ग्रुप होने के बाद में बना लेते हैं ऑर्गन। हर ऑर्गन जो है वो अपना एक पर्टिकुलर और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, इतना तो हमको मालूम है। अब आगे के एनिमल्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, और यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा भी आ जाएगा। इनमें ऑर्गन्स एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट होने के बाद में सिस्टम बना लेते हैं। हर सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है, ठीक है। तो जो ऑर्गन्स है ये ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल सिस्टम बना लेते हैं जिसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिटेड बाय एसके हेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा। किसमें प्रेजेंट होता है? एसके हेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपनी बुक में यहाँ पर एनिलिडा ही दिया हुआ है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पर याद रखना इसके हेल्मिन्थ में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देख ली है। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले अपन ने सेल्यूलर लेवल देख लिया, फिर उसके बाद में हमने टिश्यू लेवल देख लिया। सेल्यूलर लेवल का एग्जाम्पल हमने देख लिया पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस। टिश्यू का एग्जाम्पल अपन ने देख लिया सीलेंट्रेटा, और दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देख लिया टीनोफोरा। बाकी ऑर्गन लेवल का प्लेटी-हेल्मिन्थीज, ऑर्गन सिस्टम लेवल का एसके हेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा। क्लियर है? इतना आ गया अपने को, है ना। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। सेल्यूलर लेवल पॉरीफेरा में है, टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में है, ऑर्गन लेवल प्लेटी-हेल्मिन्थ में है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल एसके हेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक में है, ठीक है। बैठा लो दिमाग में। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे पैटर्न्स की कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। मैंने बहुत सारे टाइप की उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट होती है। जैसे हम में ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो सिस्टम है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, ठीक है। जैसे अब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है। प्लेटी हेल्मिन्थ के पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसके हेल्मिन्थ के पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरे पास में भी है, तुम्हारे पास में भी है। तो क्या तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम और प्लेटी हेल्मिन्थ का डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसे ही है क्या? नहीं, वो तो लोअर ऑर्गेनिज्म है, हम हायर है। तो हम में और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, ठीक। हमने देखा था
कि सिस्टम्स के हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी जो है वो शो करते हैं, जो हमको क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। तो अब अपन ये देखते हैं, ठीक है? चलो, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ has only single opening to the outside of the body. प्लेटीहेल्मिन्थ के डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी के बाहर के लिए एक ही ओपनिंग होती है, जो माउथ के जैसे भी काम कर रही है और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालने के लिए भी काम कर रही है। कितना गंदा है ना ये, है ना? हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखो दो टाइप के हुए। एक डाइजेस्टिव सिस्टम अपन बोल देते हैं इनकम्प्लीट और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपन बोल देते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि सिंगल ओपनिंग है विच सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर देखो, a complete digestive system has two openings, mouth and anus। इसके पास में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती है, एक माउथ और दूसरी एनस। माउथ इज फॉर इंजेशन एंड एनस इज फॉर इजेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इनकम्प्लीट होता है और कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट माने अधूरा है, वो हट जाती हूँ मैं सामने से। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर सिंगल ओपनिंग जो है वो माउथ और एनस दोनों के जैसे काम कर रही है। सिंगल ओपनिंग जो है वो माउथ और एनस दोनों के जैसे काम कर रही है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है फ्लैटी हेलमिन। ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? एस के हेलमिन से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ तक चलता है? कॉर्डेटा तक चलता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम एस के हेलमिन टिल कॉर्डेटा। क्लियर है? ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे भी अपन ने देख लिया। अब आ जाए नेक्स्ट। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड टाइप of circulatory system is most advanced type of circulatory system। क्या बोलते हैं इसको अपन? This is the most advanced type of circulatory system। Open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it। नहा लेते हैं ऑर्गन ब्लड में। ठीक है, देखो जरा इधर, ये जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा हार्ट, मेरा फेमस डब्बे वाला हार्ट, और हमारी क्लास के बच्चे हार्ट में दिल बना देंगे, है ना? ये मैंने ले ली एक ब्लड वेसल, ये मैंने ले ली दूसरी ब्लड वेसल, या मैंने बना दिया ऑर्गन। वैसे ही ये हो गई मेरी एक ब्लड वेसल, ठीक है, और यहां मैंने बना दिया ये ऑर्गन। अंतर समझ में आ रहा है अपने को, है ना? ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? ओपन। ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? क्लोज। ऑर्गन, यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड आया, ऑर्गन को नहला दिया, ब्लड वापस चला गया। पर यहां से ब्लड आ रहा है, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरी में गया, ऑर्गन तक डिफ्यूज होके पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? डिफ्यूज होके पहुंचेगा, है ना? पढ़ा है ना हमने। यूकैरियोट्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास में क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है, वहां ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता,
वहां ब्लड वेसल से ब्लड डिफ्यूज होता है, फिर आगे और उसको एक कैरियर मिलेगा। कौन कैरियर मिलेगा? लिम्फ मिलेगा उसको। यहाँ पर ये ब्लड वेसल और इस ऑर्गन के बीच में यहाँ एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ के थ्रू होते हुए ऑक्सीजन ऑर्गन के पास जाएगी, लिम्फ के थ्रू होते हुए न्यूट्रिएंट ऑर्गन के पास जाएंगे, लिम्फ के थ्रू होते हुए ऑर्गन से एक्सक्रीटरी मटेरियल ब्लड को वापस दिए जाएंगे। क्लियर है? तो अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में है, यहाँ ऑर्गन ब्लड के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं है। यहाँ पर जनरली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, एक आध दो ब्लड वेसल हो सकती है, कोई मेजर नहीं होगी। यहाँ आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, क्लोज्ड नेटवर्क का बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत कम है, पर यहाँ क्योंकि ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है इसलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ये लेस एफिशिएंट है और ये मोर एफिशिएंट है। इसीलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज द एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और ये हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ठीक, चलो, तो ये भी अपन ने देख लिया। एग्जाम्पल याद करवा देती हूँ मैं तुमको इसके। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोडा सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है अपने को इसमें। आर्थ्रोपोडा में याद रखना कॉकरोच, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा, इसमें वैसे तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं होता है, फिर भी याद रख लेना। हेमिकॉर्डेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और मोलस्का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स क्लोज्ड के याद रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो एनिलिडा, एनिलिडा में एग्जांपल अर्थवर्म। ठीक है, एनिलिडा का एग्जांपल अर्थवर्म, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। फिर उसके बाद में हम भी तो हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर एक एक्सेप्शन पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, याद रखना क्या एक्सेप्शन है ये, पिंक कलर से लिखूंगी मैं एक्सेप्शन। फाइलम मोलस्का में इसकी एक क्लास है सिफेलोपोडा, फाइलम मोलस्का की सबसे एडवांस क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में 3 ऑर्गेनिजम्स आते हैं, याद करवाया मैंने क्लास में, सॉल, सेपिया, ऑक्टोपस, लॉलीगो। चला गया, कहाँ चला गया? हाँ, सेपिया, ऑक्टोपस, लॉलीगो, सॉल। मोलस्का की सिफेलोपोडा क्लास के एग्जाम्पल सेपिया, ऑक्टोपस, लॉलीगो। इन तीनों में सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? तो अब तक अपन ने क्या देखा? डाइजेस्टिव सिस्टम देख चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम अपन ने देख लिया, ओपन एंड क्लोज टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड मोलस्का अदर देन सिफेलोपोडा, या मोलस्का अगर अपन ने बोला है तो सिफेलोपोडा को हटा के। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एनिलिडा, कॉर्डेटा, मोलस्का की एक क्लास सिफेलोपोडा। ठीक है, सेपिया, ऑक्टोपस एंड लॉलीगो। याद हो गया ये फटाफट? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज सिमेट्री। अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देख लिया है सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हमने 2 ऑर्गन सिस्टम रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, 2 ऑर्गन सिस्टम में अपन ने रिवाइज कर लिया है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किस पर? सिमेट्री पर। सिमेट्री जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं सममिति, जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म को एक इक्वल हाफ्स में, किसी भी एक प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को हम उनकी सिमेट्री के आधार पर भी कैटेगराइज करते हैं। तो सिमेट्री के आधार पर हमारे पास में 3 प्रकार के एनिमल्स हैं।
एक वो है जिनको अपन बोलते हैं एसिमेट्रिकल, एक वो है जिनको अपन बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, एक वो है जिनको अपन बोलते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री के बेसिस पर 3 टाइप के एनिमल्स हैं या 3 टाइप की सिमेट्री है अपने पास में, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। दोबारा बोलो, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ए से तो हमको समझ में आ रहा है, ए एब्सेंट, सिमेट्री सममिति, या अगर अपन उसको इक्वल हाफ में कट करना चाहें तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट नहीं होगा। तो एसिमेट्री का मतलब क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम किसी प्लेन से अगर कट करने की कोशिश करते हैं या अगर उनके सेंटर से एक प्लेन को पास करवाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस कैसे हैं? एसिमेट्रिक है, यानी कि any plane that passes through the center does not divide them into equal halves। कोई भी प्लेन अगर उसके सेंटर से पास होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये क्या है? एसिमेट्रिक। ठीक, एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल याद कर लें अपन। एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पॉलीफेना, स्पॉन्जेस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट वाली सिमेट्री कौन सी है? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। जब भी कोई प्लेन अगर पास हो रहा है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बॉडी की अगर सेंट्रल एक्सिस से वो पास होता है तो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास होने पर अगर उससे 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ अगर हमको मिलते हैं, उस सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। क्या बोला जाता है? रेडियल सिमेट्री। अब मुझे ये बताओ सोचकर कि रेडियल सिमेट्री जो है सिग्निफिकेंस क्या होगा उसका? क्यों कोई कोई ऑर्गेनिज्म को रेडियल सिमेट्री मिलती है, सब कोई एसिमेट्री क्यों नहीं हो सकता, सब कोई बायलेटरली सिमेट्रिकल क्यों नहीं हो सकता? रेडियल सिमेट्री में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को रेडियल सिमेट्री मिल गई है? देखो, रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन पर ध्यान दो। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, जब कोई भी प्लेन बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देगा। यहाँ ये नहीं बोला है कि कौन सी सेंट्रल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल है कि हॉरिजॉन्टल है कि डायगोनल है, कोई से भी एक्सिस से पास करा सकते हैं अपन उसको। मतलब दैट इज इक्विटेबल फॉर डिवीजन ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, वो हर एक डायरेक्शन में अपने सेंस ऑर्गन का यूज कर सकता है। तो रेडियल सिमेट्री का सिग्निफिकेंस होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास रेडियल सिमेट्री है वो ऑर्गेनिज्म हर दिशा में अपने सेंसेस का उपयोग कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल बता दो अब मुझे। रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल है अपने पास में, एक तो हो जाएगा सिलेंड्रेटा, दूसरा हो जाएगा अपने पास में टीनोफोरा, और एक एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट हैं, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। मैंने स्टारफिश के अडल्ट में रेडियल सिमेट्री है पर स्टारफिश के लार्वा में रेडियल सिमेट्री नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ अपन ने देख लिया है कि सीलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। इकाइनोडर्म में कौन से? अडल्ट इकाइनोडर्म जो होते हैं उनमें इस प्रकार का बॉडी प्लान होता है। फिर एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ। क्या बोल रहा है ये? आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, मतलब जो प्लेन होगा वो प्लेन कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन होगा। सिर्फ एक ही प्लेन से अगर अपन ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें और तब हमको अगर आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट मिलते हैं, तब उस टाइप की सिमेट्री को क्या बोला जाता है? तब उस टाइप की सिमेट्री को बोला जाता है बाईलेटरल सिमेट्री। बाई मतलब 2, लेटरल मतलब साइड में। क्लियर है? तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद में मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा के लार्वा, फिर कॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा, सब में कौन सी सिमेट्री होती है?
बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जहां पर हम एनिमल को दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करते हैं इन ओनली वन प्लेन। ठीक है, सिर्फ एक प्लेन से अगर अपन कट करेंगे तो वो अपने को आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ देगा। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है ये किस किस में प्रेजेंट होती है? बाइलेटरल सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय एनिलिडा, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एनिलिडा, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब अपन। सिमेट्री भी देख ली अपन ने, है ना। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक animals in which the cells are arranged into two embryonic layer। इसी एम्ब्रियोनिक लेयर को क्या बोलते हैं? जर्म लेयर। ऐसे एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनमें सेल की जो लेयर है वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर में जमी हुई है, मतलब उनके पास में दो जर्म लेयर है। सीधी सी बात है, जिनके पास दो जर्म लेयर हो उसको अपन बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिनके पास में तीन जर्म लेयर होगी उनको अपन बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, दो जर्म लेयर वाले डिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्म लेयर वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब फटाफट ये याद कर लो जर्म लेयर का नाम क्या है। तो दो जर्म लेयर्स में कौन सी हो गई? एक्टो, एंडो। ये तो तुमको याद ही होगा, ये पहले पढ़ाया है मैंने कि अपनी बॉडी में एम्ब्रियोनिक लाइफ में तीन जर्म लेयर बनती है। कितनी जर्म लेयर बनती है? तीन जर्म लेयर बनती है। कौन कौन सी जर्म लेयर बन रही है? एक्टो बन रही है, एंडो बनती है और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीन जर्म लेयर है। जिन ऑर्गेनिजम्स में एक्टो और एंडो प्रेजेंट होगी वो होंगे डिप्लो। जिन ऑर्गेनिजम्स में एक्टो, एंडो, मीजो तीनों प्रेजेंट होंगी वो हो जाएंगे ट्रिप्लो। ठीक है, तो एक्टो एंडो वाले डिप्लो और जिनमें तीनों प्रेजेंट होंगी वो हो जाएंगे ट्रिप्लो। क्लियर, सिंपल है। तो एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर कौन सी? एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर कौन सी? एंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, टीनोफोरा कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ लिख दो, डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक हो जाएगा सीलेंट्रेटा, अपने साथ साथ में लिख लो, दूसरा हो जाएगा टीनोफोरा। याद कर लिया, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ट्रिप्लो के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी स्टार्ट फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड टिल कॉर्डेटा। क्लियर, प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होकर कहाँ तक चल रहे हैं? वो कॉर्डेटा तक जा रहे हैं। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक जिसमें आउटर वाली एक्टो, इनर वाली एंडो, ठीक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। फिर उसके बाद में आउटर एक्टो, इनर एंडो, बीच वाली मीजो, उनको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, पर एक चीज और याद करना है अभी अपने को, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में जैसे हमने बोला कि डिप्लोब्लास्टिक में, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देती हूँ। ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, ये बाहर वाली लेयर हो गई, इसको नाम दे दिया एक्टो। ये अंदर वाली लेयर हो गई, इसको नाम दे दिया एंडो। इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है, और ये जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है ये कैसी होती है? नॉन सेल्यूलर। कैसी होती है ये? नॉन सेल्यूलर। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया जो नॉन सेल्यूलर है इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बट एब्सेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब those animals in which the developing embryo has third germinal layer,
ऐसे एनिमल्स जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में 3 जर्माइनल लेयर होती है, जिसमें मीजोडर्म भी आ गया है, तो उसको अपन बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन टिल दी कॉर्डेटा। तो 2 वाले डिप्लो, 3 वाले ट्रिप्लो, पहले आएगी एक्टो, फिर आएगी एंडो, बाहर वाली एक्टो, अंदर वाली एंडो, बाहर वाली एक्टो, अंदर वाली एंडो। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो एक तीसरी लेयर आई है, उस तीसरी वाली लेयर का नाम क्या है? मीजो। तो पहले एक्टो आई, फिर एंडो आई, फिर आखिरी में मीजो आई। क्लियर? डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और एंडो के बीच में एक नॉन सेल्यूलर या फिर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसका नाम है मीजोग्लिया, जो एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है? यहाँ से एक चीज और याद रखना, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेटीहेल्मिन्थीज। चलिए, अपने बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, वो अपन देख लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ तुमको एक रफली कि ये वाली जो लेयर है ना, ये आउटर लेयर हो गई, एक्टो हो गई। ये वाली जो लेयर है ये एंडो हो गई, ये वाली जो लेयर है ये मीजो हो गई। जिनमें ये तीनों है उसको अपन बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें सिर्फ एक्टो और एंडो होगी उनको अपन बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें अपन सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का मतलब होता है कैविटी, खाली जगह, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। ठीक है, अब देखते हैं सीलोम में क्या। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। बॉडी की वॉल और गट की वॉल मतलब क्या होता है? हमारी इंटेस्टाइन, उन दोनों के बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज सीलोमेट। और अगर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एसीलोमेट। क्या बोला जाता है उनको? एसीलोमेट। तो सीलोम के बेसिस पर हमारे पास में 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक अपन बोलते हैं सीलोमेट, दूसरे हम बोलते हैं सूडोसीलोमेट, और तीसरे हम बोलते हैं एसीलोमेट। ठीक है, सीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड एसीलोमेट, ये सीलोम के बेसिस पर है। ठीक है, 3 ऑर्गेनिजम्स। अब देखो जरा डायग्राम से मैं तुमको समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे हमने बोला ये है हमारी बॉडी की वॉल, ये हमारी बॉडी की वॉल। ठीक है, तो हमारी बॉडी की वॉल के बाहर लेयर है, बॉडी की वॉल के बाहर भी लेयर है, बॉडी की वॉल के अंदर भी लेयर है। याद रखना बेटा, ये सब है ना, मक्कारी नहीं मारना। फिर ऑर्गन के बाहर भी लेयर है, ऑर्गन के अंदर भी लेयर है। याद आया? ऐसा डायग्राम अपन ने क्लास में ही बनाया था। ठीक है, तो ये जो बॉडी के बाहर है ये एक्टो, ऑर्गन के जो अंदर है ये एंडो। ठीक है, अब थियरी पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है थियरी में? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड दी गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी है ये दिख रही है, ये बॉडी की वॉल। ठीक है, ये बॉडी की वॉल और ये गट की वॉल, इसके बीच में ये जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या बोलोगे तुम? दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम। क्या बोलेंगे इस कैविटी को अपन? सीलोम। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। सीलोम इज लाइंड बाय, या बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय, तो सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म। याद कर लो इसको, सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म। किससे लाइन होती है सीलोम? मीजोडर्म से लाइन होती है। ठीक है, चलो, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल।
बॉडी कैविटी किसके बीच में प्रेजेंट है? बॉडी की वॉल और गट की वॉल। किसके बीच में? बॉडी की वॉल और गट की वॉल के बीच में एक बॉडी कैविटी है। उस बॉडी कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? सीलोम। द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। बॉडी कैविटी किससे लाइन होती है? मीजोडर्म से। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। ऐसी बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं सीलोम। और वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें सीलोम प्रेजेंट होती है उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सीलोमेट। क्या बोला जाता है? सीलोमेट। एग्जाम्पल एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो सीलोमेट के एग्जाम्पल कहाँ से लेकर कहाँ तक हो गए? एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के ये सारे ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? सीलोमेट, जिनकी बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मीजोडर्म। तो ये हो गया अपने को सीलोम। अपन किसको बोलते हैं? बॉडी कैविटी को। ऐसी खाली जगह जो बॉडी की वॉल और गट की वॉल के बीच में प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं सीलोम। ठीक है। जिन ऑर्गेनिज्म में सीलोम है उसको बोल दो सीलोमेट, जिन ऑर्गेनिज्म में सीलोम नहीं उसको बोल दो एसीलोमेट। ए मतलब एब्सेंट, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, है ही नहीं कैविटी तो क्या बोल दोगे उसको? एसीलोमेट बोल दोगे। याद हो गया ये अपने को? ठीक है। डायग्राम देखो, ये हो गया। ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी हो जाएगी? हरे कलर चला देती हूँ मैं यहाँ। ये हो गई एक्टोडर्म, ये वाली हो गई एक्टोडर्म। ठीक है। फिर ये वाली लाल कलर की ये हो गई मीजोडर्म। ये अंदर वाली लाल कलर की ये भी हो गई मीजोडर्म। यहाँ मीजोडर्म ये है, बताती हूँ इसको मैं। फिर ये वाली जो लेयर है ये हो गई एंडोडर्म। इसकी वाली जो लेयर है ये हो गई एंडोडर्म। इसकी वाली ये हो गई एंडोडर्म। ठीक है। अंतर दिख रहा है यहाँ पे अपने को। यहाँ मीजोडर्म बाइफरकेट हो गई। बाइफरकेट हो गई मतलब ऐसे टूट गई मीजोडर्म। ठीक है। तो मीजोडर्म बाइफरकेट हो गई जिसकी वजह से ये कैविटी बन गई है। यहाँ मीजोडर्म बाइफरकेट हुई नहीं है, कोई कैविटी नहीं दिख रही है, परंतु यहाँ मीजोडर्म पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको क्या बोलेंगे अपन? दिस इज मीजोडर्म पाउच। जहां मीजोडर्म पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है वो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको? ये मीजोडर्म का पाउच, ये पाउच, ये पाउच और ये पाउच। ये लग रहा है कि खाली कैविटी है। ठीक है। दूसरे कलर से कर दें। लग रहा है खाली कैविटी है, लग रहा है कि है, लग रहा है कि है, लग रहा है कि खाली कैविटी है, पर क्या वास्तविकता में है? नहीं है। कोई कैविटी थोड़ी है वो तो मीजोडर्म के पाउच ऐसे अरेंज हो गए जिसकी वजह से लग रहा है कि वहां खाली जगह है, पर एक्चुअल में वो खाली जगह नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मीजोडर्म पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होती है उन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है सूडोसिलोम, और उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सूडोसिलोमेट। क्या बोला जाता है? सूडोसिलोमेट। ठीक है। देखो, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, इंस्टेड पर उसकी जगह मीजोडर्म इज स्कैटर्ड एज पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। पर उसकी जगह मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाउच के फॉर्म में बिखरी हुई पड़ी रहती है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं दे आर सूडोसिलोम, and the animals possessing them are called as pseudocoelomate। एक ही सूडोसिलोमेट है पूरे एनिमल किंगडम में, और वो एक सूडोसिलोमेट कौन से है? एस्के हेलमिन। कौन से? वो एक सूडोसिलोमेट एस्के हेलमिन। और ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी जिनमें एब्सेंट होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को अपन बोलते हैं एसिलोमेट। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस। सारे एग्जाम्पल्स हो गए अपने। देखो यहाँ लिख लें अपन। एनिलिडा टू कॉर्डेटा सिलोमेट हो गए। सूडोसिलोमेट में एक ही अनोखे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं इसमें? एस्के हेलमिन्थ आ रहे हैं। ए सिलोमेट में कौन से आ रहे हैं यहाँ पर? ए सिलोमेट में आ रहे हैं हमारे पास में प्लेटीहेल्मिन। कौन से वाले आ रहे हैं? प्लेटीहेल्मिन। तो बाकी के और तो दो बचे ना अपने ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। इनको किस में रख रहे हैं अपन? इसको अपन ना तो सिलोमेट बोलेंगे ना ही एसिलोमेट बोलेंगे, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में तीन जर्म लेयर है ही नहीं। जहां तीन जर्म लेयर आएंगी, जहां मीजोडर्म आएगा, वहां पर कैविटी बनने का चांस है। जहां कैविटी बनने का चांस ही नहीं, वहां उसको सिलोमेट एसिलोमेट अपन बोल ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? ठीक।
चलो सीलोम भी हो गया। अब आ जाते हैं अपन सेगमेंटेशन पर। देखो, सेगमेंटेशन मतलब विखंडन, खंड है उसमें, ऐसे खंड बने हुए हैं। तो सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organ. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में उनकी जो बॉडी है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है, और एक्सटर्नल और इंटरनल जो डिवीजन के थ्रू सेगमेंट बनते हैं उनमें ऑर्गन्स का रेपिटेशन हो सकता है। जैसे अगर मैं मेरी बात करती हूँ, अपनी ह्यूमन बींग्स की अगर अपन बात करते हैं, हमारी बॉडी में सेगमेंटेशन है, यस, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी, इंटरनल भी है। हेड, नेक, थोरैक्स, फिर उसके बाद में एब्डोमेन, फिर उसके बाद में पेल्विक, और ये लिम्स हमारे। तो एक्सटर्नली भी अपनी बॉडी सेगमेंटेड है, इंटरनली भी अपनी बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। फिर अब अगर अपन देखते हैं कि ऑर्गन्स का रिपीटेशन कैसे हो रहा है, तो ऑर्गन के रिपीटेशन में अपन देखते हैं जैसे स्टमक एब्डोमेन में है, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन दैट इज कवर्ड बाय स्टमक। एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक जो है वो एब्डोमेन में है, फिर उसके बाद में नीचे वाले इंटेस्टाइन जो है वो पेल्विक वाले पोर्शन में आ जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं सीरियल रेपिटेशन ऑफ द ऑर्गन्स। तो ऑर्गेनिजम्स या किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जहां पर ऑर्गन्स का सीरियली रेपिटेशन होता है, तब हम उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म की बॉडी में अगर अपन देखते हैं तो अर्थवर्म की बॉडी में इस तरीके से हमको रेपिटेशंस देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। Such serial repetitions are called as मेटामेरिक सेगमेंट्स। क्या बोला जाता है इसको? मेटामेरिक सेगमेंट्स। और ये जो फिनोमिनन है, सच फिनोमिनन इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। क्या बोला जाता है इसको? मेटामेरिज्म। क्लियर है? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से सेगमेंटेड होती है, उनमें ऑर्गन्स का सीरियल रेपिटेशन होता है, जैसे अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, इस फिनोमिनन को बोला जाता है मेटामेरिज्म। बस इतना ही याद कर लो, बहुत हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नली सेगमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंट, जहां पर ऑर्गन्स का सीरियल रेपिटेशन होता है। तो मेटामेरिक सेगमेंट्स जो है वो कितने ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है? एक तो अपन ने देख लिया एनिलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ही है, दूसरा आर्थ्रोपोडा में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन आता है, तीसरा कॉर्डेटा में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो आता है। AAC याद कर लो, AAC इसमें है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन किस पर? नोटोकॉर्ड पर। नोटोकॉर्ड कैसा स्ट्रक्चर है? मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा है? मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मीजोडर्मली डिराइव्ड मतलब अभी हमने 3 जर्म लेयर के नाम देखे, एक्टो, एंडो, मीजो। मीजोडर्म से डिराइव होने वाला रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है ये? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मीजोडर्म से डिराइव होने वाला रॉड लाइक यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। कहाँ प्रेजेंट है? फॉर्म्ड ऑन दी डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के डोर्सल साइड पर मीजोडर्म से ओरिजिनेट होने वाला एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन बोलते हैं नोटोकॉर्ड। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स को कॉर्डेट बोल दो, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उन ऑर्गेनिजम्स को नॉन कॉर्डेट बोल दो। इसके पीछे छुप गया है ये, क्लियर है? तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेट हो गए, यानी कि हम जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वो हो गए नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट होते हैं फ्रॉम पोरिफेरा टू दी इकाइनोडर्मेटा, क्लियर है? तो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट है वो कॉर्डेट, जिनमें एब्सेंट है वो नॉन कॉर्डेट। कैसा स्ट्रक्चर है? मीजोडर्म से ओरिजिनेट स्ट्रक्चर है, बॉडी के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर ये बनता है। पर यहाँ पूछोगे मैडम एक फाइलम तो आपने बताया ही नहीं, वो तो आप भूल ही गए। एक फाइलम और कौन सा अपना? हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा को तो यहाँ कहीं अपन ने रखा ही नहीं है कि कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है। हेमिकॉर्डेटा वैसे आता है नॉन कॉर्डेट्स में। किसमें आता है ये? नॉन कॉर्डेट्स में आता है। पर इस हेमिकॉर्डेटा में एक चीज है कि हेमिकॉर्डेटा में
क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो हेमिकॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमोकॉर्ड। क्लियर? तो हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड के जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उस नोटोकॉर्ड के जैसे एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? स्टोमोकॉर्ड। क्लियर है? ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म होते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक बार रिवाइज करो फटाफट, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, उसमें सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में अपन ने क्या देख लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया। फिर नेक्स्ट अपन ने मूव किया था किस पर? सिमेट्री पर। हमने एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री देख लिया। फिर नेक्स्ट हम किस पर आ गए थे? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पर। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ लिया सीलोम। नेक्स्ट अपन आ गए सेगमेंटेशन और आखिरी में अपन ने देख लिया यहाँ पर नोटोकॉर्ड। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन दी प्रेसिडिंग। अब अपन देखते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसका। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको पढ़ना एक ट्रिक है, इसको पीछे से आगे की तरफ में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी अपने को। ठीक, देखो फाइलम, फाइलम में क्या है अपने पास में? या फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में कौन सी बॉडी कैविटी है? सिलोमेट है, एसिलोमेट है। फाइलम पॉरीफेरा में हमने बोला डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सिलोम की कोई बात नहीं हो सकती उसमें, फिर भी क्या बोल दिया अपन ने इसको? एसिलोमेट। ठीक है, सिमेट्री एसिमेट्रिकल है, पढ़ा हुआ है हमने। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां अपन ने देखा था लूज सेल्यूलर एग्रीगेट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला फाइलम कौन सा? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एसिलोमेट है, पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक की कैटेगरी में आएगा। वैसे तो उसके पास में देखो कोई जर्माइनल लेयर होती नहीं है, फिर भी अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा एसिलोमेट है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं और इनके पास में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? सेकेंड वाला फाइलम देखो सिलेंट्रेटा, जिसको अपन बोलते हैं निडेरिया। एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, एसिलोमेट है ये, रेडियली सिमेट्रिकल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल ऑफ। इसका भाई है टीनोफोरा, जैसा जैसा सिलेंट्रेटा बोलेगा वैसा वैसा टीनोफोरा बोलेगा। सिलेंट्रेटा ने बोला मैं एसिलोमेट, टीनोफोरा ने बोला मैं भी एसिलोमेट। सिलेंट्रेटा ने बोला मेरे पास रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा ने बोला मैं भी रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेटा ने बोला मैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसा सिलेंट्रेटा का वैसा टीनोफोरा का। अगला प्लेटिहेल्मिन्थीस, यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होगी। ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थीस एसिलोमेट होते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीस बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीस हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ठीक, फिर एसके हेल्मिन्थीस एक ही अनोखे हैं सुडोसिलोमेट, जिनके पास बायलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर एनिरिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा सब सिलोमेट है, सब बायलेटरली सिमेट्रिकल है, सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ इकाइनोडर्मेटा पे स्टार क्यों लगा हुआ है? उसका भी रीजन मैं तुमको पहले बता चुकी हूँ। इकाइनोडर्मेटा जो है, इस इकाइनोडर्मेटा में दो चीजें आती हैं, एक तो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा जिसमें बायलेटरल सिमेट्री है, और एक इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट जिसमें रेडियल सिमेट्री है, इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। तो ये वाली टेबल इस फॉर्मेट में याद करना है अपने को। वैसे तो अपन सारी चीजें इसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेबल को हम लर्न करेंगे। एसिलोमेट कौन है? प्लेटिहेल्मिन्थीस। सुडोसिलोमेट कौन है? एसके हेल्मिन्थीस। ट्रू सिलोमेट कौन है? एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल कौन कौन है? प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक सब बायलेटरली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल कौन है? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल कौन है? पॉरीफेरा वाले जो है वो एसिमेट्रिकल है। सेल्यूलर लेवल किसके पास है? सिर्फ पॉरीफेरा के पास। टिश्यू लेवल किसके पास है? सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के पास।
ऑर्गन लेवल किसके पास में है? प्लेटी के पास में। ऑर्गन सिस्टम लेवल किसके पास में है? फ्रॉम एन एक्सकेलमेंथीज टू दी कॉर्डेटा, सबके पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसमें। हाँ, अब हम आते हैं इस पर फाइलम पॉरीफेरा पर। ठीक, पर ये जो फाइलम पॉरीफेरा है इसको अब अपन नेक्स्ट वाले सेशन से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना रिवाइज जो है, ये इतना जो अपन ने रिवाइज किया है ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। इसको और अच्छी तरीके से एक बार और पढ़िएगा और अच्छी तरीके से रिवाइज करके देखिएगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो कल से अपन इसमें स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा। कल मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, सबसे पहले अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में अपन चलेंगे किस पर? पॉरीफेरा। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।